हेलो बॉयज़। काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम आई कि बायोटेक्नोलॉजी के बारे में भी उनको ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ। प्यारे बच्चों, हमारा काम है आपको सब्जेक्ट को क्लियर करके देना और पढ़ना आपका काम है। तो प्यारे बच्चों, मैं आज आपको फिर से आपको बायोटेक्नोलॉजी के बारे में कुछ फंडामेंटल्स बताऊंगा, क्योंकि फंडामेंटल्स आपको क्लियर हो जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि बायोटेक्नोलॉजी का एक्चुअली ये है क्या। एक्चुअली प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी टूल्स और जो टेक्निक्स है ये है कि आपको सबसे पहले दो डेफिनेशन शुरू में समझनी होगी कि जो डेफिनेशन से शुरू में एक तो डेफिनेशन है बायोटेक्नोलॉजी ओल्ड कॉन्सेप्ट में क्या थी और बायोटेक्नोलॉजी न्यू कॉन्सेप्ट में क्या उसको कहते हैं। तो बेटा बायोटेक्नोलॉजी का जो ओल्ड कॉन्सेप्ट था वो ये था, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी का शुरू से यूज़ करते आ रहे हैं, वो कार्ड के फॉर्म में, चीज़ के फॉर्म में, वाइन के फॉर्म में, विनीगर, ब्रेड एट्सेट्रा, ये सब जो बनते हैं ये बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से बनते हैं। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी का ओल्ड कॉन्सेप्ट कुछ और था। वो ओल्ड कॉन्सेप्ट क्या था बेटा? वो ओल्ड कॉन्सेप्ट ये था कि बायोटेक्नोलॉजी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल्स, सेल्स और उसके कंपोनेंट्स, चार चीज़ों को यूज़ करते थे। कौन कौन सी? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल्स और यह दे उसके कंपोनेंट्स। कायदे में तो तीन ही चीज़ें यूज़ हुई, दो ही चीज़ें यूज़ हुई कि ऑर्गेनिज्म और दूसरा उसके कंपोनेंट्स। ऑर्गेनिज्म तीन तरह के हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स और एनिमल्स। जस्ट याद करने का तरीका आपको बता रहा हूँ बेटा। तो ओल्ड डेफिनेशन बायोलॉजी की क्या हुई, बायोटेक्नोलॉजी की, यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। ये तीनों तो क्या हो गए? माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए। लेकिन उसका देयर कंपोनेंट्स किसके लिए? टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेस यूजफुल टू ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के लिए ये सब चीज़ों का यूज़ करना, इसका फॉर्मेशन बनाना, प्रोडक्ट बनाना, इसको बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। लेकिन यदि हम मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की बात करें, जिसको यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने इस डेफिनेशन को रिकमेंड किया, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है? उसके अकॉर्डिंग नेचुरल साइंस का इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस ये आ गया। दूसरा, ऑर्गेनिज्म में तीनों ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, माइक्रो, प्लांट्स और एनिमल्स। नेचुरल साइंस एंड दूसरा ऑर्गेनिज्म, तीसरा क्या? उनकी सेल्स, और चौथा क्या? देयर पार्ट्स, और पांचवा क्या? उनके मोलिकुलर्स एनालॉग्स। ये किसके लिए? जो ऑब्जेक्टिव वहाँ था बायोटेक्नोलॉजी का एंशिएंट डेफिनेशन में, पुरानी डेफिनेशन में, वहाँ भी प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए था, यहाँ भी प्रोडक्ट और सर्विसेज किसके लिए? ह्यूमन बींग्स के लिए। तो बेटा दोनों की जो डेफिनेशन है, दोनों की डेफिनेशन में थोड़ा सा फर्क क्या आ गया? तो इसमें जो आपका मौलिक, जो दोनों में प्रोडक्ट और सर्विसेज दोनों में कॉमन है, किसके लिए? ह्यूमन बींग्स के लिए। वहाँ भी ऑर्गेनिज्म थे, यहाँ भी ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पार्ट्स हैं, क्योंकि जो डेवलप हुआ बाद में बायोटेक्नोलॉजी, उसके अंदर उसके सेल्स की भी स्टडी होने लगी डीप, और उसके पार्ट्स के भी, और उसके मोलिकुलर एनालॉग्स की भी, जिसमें आप पढ़ेंगे क्या? जिसमें डीएनए, आरएनए, उसके अंदर क्या क्या चेंज करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी टर्म जो दिया था ये आपका कैरोली एरके 1990 में ये टर्म दिया था। इसके बाद जो इसका जो बायोटेक्नोलॉजी का जो मॉडर्न जो यूज़ हुआ वो क्या क्या हुआ? वैक्सीनेशन फॉर्मुलेशन के लिए, बनाने के लिए, दूसरा आरडीएनए के लिए, जीन थेरेपी के लिए, और विट्रो फर्टिलाइजेशन के। तो बेटा मैं समझता हूँ कि आपको डेफिनेशन दोनों क्लियर हुई होंगी, और डेफिनेशन दोनों भी पूछी जाती है, ओल्ड क्या है और न्यू क्या है। इसके बाद इसके जो प्रिंसिपल्स है बायोटेक्नोलॉजी का, कोई भी चीज़ बिना प्रिंसिपल्स के वो चल नहीं सकती। हर चीज़ के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं। यहाँ भी जो बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स हैं दो हैं, मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ इसलिए कि जिससे कि सभी बच्चों को क्लियर समझ आए। तो इसमें पहली बात आपको समझनी होगी प्रिंसिपल्स में बायोटेक्नोलॉजी के, कि जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसकी टेक्निक्स का यूज। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या? कि डीएनए और आरएनए, इसके अंदर इसको कुछ चेंज करा के क्या कराते हैं? होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो क्या हुआ? जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ किस सेंस में? कि जो डीएनए और आरएनए इसको मैनिपुलेट करा के इसको डीएनए बना के, जिसको रिकम्बिनेंट डीएनए आप आगे पढ़ेंगे। तो पहला तो जेनेटिक इंजीनियरिंग उसके बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स में आ गया।
दूसरा केमिकल इंजीनियरिंग में एक आता है जिसको बोलते हैं स्टरलाइजेशन टेक्निक। जो स्टरलाइजेशन कंडीशन और टेक्निक्स होती है इसको यूज़ करते हैं, मीन्स जब बायोटेक्नोलॉजी का हम यूज़ करते हैं तो उसके अंदर उसको स्टराइल करना होता है पूरी तरह से। जो पेट्री डिश या जो भी हम विट्रो ले रहे हैं या कोई भी इस तरह का मटेरियल ले रहे हैं, जो इस तरह का कोई वेसल ले रहे हैं, उसके अंदर उसको परफेक्टली स्टरलाइज करना होता है। उसके अंदर उसको दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर नहीं होना चाहिए। जिस पे आप काम कर रहे हैं वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके साथ होना चाहिए। तो इसमें जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं, एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स और एंजाइम्स का भी फॉर्मेशन इसमें आप करते हैं। तो मैं समझता हूँ ये तीनों बातें क्लियर आपको होंगी। पहली तो दोनों आपको बताई कि ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन क्या थी, दूसरी यूरोपियन EFB टेक्निक क्या थी, और तीसरी बात मैंने आपको बताई प्रिंसिपल्स बायोटेक्नोलॉजी के क्या है, उसमें आपको बताया जेनेटिक इंजीनियरिंग, और दूसरा केमिकल इंजीनियरिंग में स्पेशली स्टरलाइज कंडीशन को यूज़ करते हैं, उसके लिए काम आता है। अब मैं तीसरी बात मैं आपको बताऊंगा, थर्ड जो टेक्निक है वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स। इसकी कौन कौन सी है इसकी टेक्निक्स में सबसे पहली टेक्निक जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ करते हैं वो क्या, रिकम्बिनेंट DNA बनाते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, उसको क्रिएट करते हैं। रिकम्बिनेंट DNA क्या होता है कि एक प्लाज्मिड के साथ एक DNA, एक प्लाज्मिड के साथ आपने कोई एलियन पार्ट लिया DNA का, उसको उसके साथ अटैच करा दिया, उसको रिकम्बिनेंट DNA बोलते हैं। रिकम्बिनेशन के लिए में जो रिकम्बिनेंट बना आपका। दूसरी टेक्निक आ गई, जब उसको आप बनाएंगे उसको जीन ट्रांसफ़र कराते हैं। तीसरी इसके अंदर टेक्नोलॉजी में आगे जेनेटिक इंजीनियरिंग में वो मेंटेनेंस ऑफ DNA इनटू होस्ट एंड जीन क्लोनिंग। जो होस्ट ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर DNA को इनपुट आपने किया, उसको इंट्रोड्यूस कराया, उसका मेंटेनेंस। और चौथी बात मैं आपको बताऊंगा क्या कि बेसिक स्टेप्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसके बेसिक स्टेप्स जेनेटिक इंजीनियरिंग के 3 हैं। पहला बेसिक स्टेप आता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ DNA विद डिजायरेबल जीन, यानी उसको आइडेंटिफाई करते हैं किसको, DNA को डिजायरेबल जीन के साथ, कि यही चाहिए, यही प्रोडक्ट चाहिए, यही सर्विस आपको चाहिए, तो यही DNA इसके लिए उसको आइडेंटिफाई करना कि कोई और DNA ना आ जाए गलती से। दूसरा, इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड DNA इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म। जो आपने DNA लिया उसको, जो आपने डिजायरेबल आपने DNA लिया जिसकी ज़रूरत थी, जिससे आपको प्रोडक्शन चाहिए, वैसा DNA उसको आपने आइडेंटिफाई उसको इंट्रोड्यूस कराया किसमें, होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर, मीन्स जिसके अंदर वो उसका प्रोडक्शन होगा। तीसरी बात क्या है, मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड DNA इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म एंड ट्रांसफर ऑफ DNA टू इट्स प्रोजेनी, कि जो DNA जो आपने इसके अंदर इंट्रोड्यूस कराया उसका मेंटेनेंस, उसके अंदर कोई चेंजेस तो नहीं आ रहे, वो डेड तो नहीं हो रहा, उसका प्रोडक्शन कम तो नहीं हो गया, वो सही रिप्रोड्यूस कर रहा है नहीं कर रहा, तो उसको DNA को जो आपने RDNA बनाया था उसको ट्रांसफ़र किया और प्रोजेनी के अंदर, यानी उससे जो आगे डिवीज़न जो हो रहा है किसका, होस्ट ऑर्गेनिज्म का, जो आगे उसका जो आगे फर्दर जो उसका आगे जो उसका क्या हो रहा है, उसका आगे फर्दर प्रोजेनी जो बन रही है, उससे जो आपका डिवीज़न जो बन रहा है वो प्रॉपर मेंटेन हो रहा है या नहीं। तो बच्चों, मैंने आपको ये बातें बताई। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आई होगी। निश्चित रूप से आप इसको पढ़ें भी, बुक से भी पढ़ें NCERT के से, और पूरे इसके नोट्स भी प्रॉपर बनाएं, और लास्ट ईयर के क्वेश्चन ज़रूर देख लें आप कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट जो वीडियो आपको मिलेगी वो आपको मिलेगी कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट आर्टिफिशियल DNA, जो आर्टिफिशियल रिकम्बिनेंट DNA जिसको RDNA बोलते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन सबसे पहले कब किसने कैसे किया, तो ये स्टैनले कोहन और हर्बर्ट बोयर की जो रिसर्च है ये 1972 में हुई थी। ये किस प्रकार से इसको कट पेस्ट करते हैं, किस मॉलिक्यूलर सीजर का कैसे यूज़ करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, तो ये सब चीज़ें आप इसको नेक्स्ट वीडियो में आप सुनेंगे, समझेंगे, देखें, और आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर इसको मैं समझता हूँ याद आपको हो जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।